हेलो एंड वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एस्ट्रल लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी का एक पूरा डिटेल एनालिसिस इस वीडियो में करेंगे। विल स्टार्ट विद द इंडस्ट्री एंड उसके बाद कंपनी के बिजनेस, उनके ऑपरेशंस, उनके फाइनेंशियल्स, कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में और जो भी इस कंपनी के साथ रिस्क इन्वॉल्व है उन सभी चीज़ों की बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। एस्ट्रल लिमिटेड का एनालिसिस शुरू करने के पहले हम समझेंगे इस इंडस्ट्री के बारे में। तो ये जो प्लास्टिक पाइप्स वाली इंडस्ट्री है उसका जो मार्केट साइज है, सो एस्टिमेटेड मार्केट साइज एज ऑफ FY23 इट इज समवेयर अराउंड 40,000 करोड़। सो FY19 में ये 30,000 करोड़ की इंडस्ट्री थी एंड अभी वो बढ़ के 40,000 करोड़ के आसपास आ चुकी है। एंड यहाँ से आगे 12 to 13% का ग्रोथ इस इंडस्ट्री में एक्सपेक्टेड है। तो अगर हम डिमांड की बात करें कि कहाँ से डिमांड आ रही है, सो मेजॉरिटी ऑफ द डिमांड इज कमिंग फ्रॉम द प्राइमरी सेगमेंट। जो न्यू डिमांड है या जहाँ फर्स्ट टाइम पाइप्स यूज हो रहे हैं तो वो प्राइमरी डिमांड इज स्कैटरिंग 65% एंड जो रिप्लेसमेंट डिमांड है वो इंडिया में सिर्फ 35% ऑफ द ओवरऑल रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। सो अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज देखें जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर वेल डेवलप्ड है तो वहाँ पे ये जो मिक्स होता है दैट इज मोर टुवर्ड्स द फेवर ऑफ द सेकेंडरी डिमांड या जो रिप्लेसमेंट डिमांड है उसकी तरफ। लेकिन इंडिया में अभी तक के मतलब एवरी हाउस इज नॉट स्टिल हैविंग द टैप वाटर फैसिलिटीज। सो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है एंड देन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जैसे डेवलप होगा वैसे वैसे ये मिक्स भी टुवर्ड्स रिप्लेसमेंट डिमांड हमें देखने को मिल सकेगा आगे जाकर। अगर हम ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेगमेंट की बात करें तो FY10 में ऑर्गेनाइज प्लेयर्स एंड अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स ऑलमोस्ट इक्वल मार्केट शेयर हुआ करता था। लेकिन एज ऑफ FY22 68% ऑफ द मार्केट शेयर इज डोमिनेटेड बाय द ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स। तो अगर मार्केट लीडर्स की बात करें तो सुप्रीम इंडस्ट्रीज जो ये कंपनी है वो इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा प्लेयर है विद 12% का मार्केट शेयर। एंड उसके साथ साथ आशीर्वाद पाइप्स है जिसका 10% मार्केट शेयर है एंड आशीर्वाद पाइप्स इज अ प्राइवेट कंपनी। अगर हम लिस्टेड पीयर्स में देखें तो फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, एस्ट्रल, प्रिंस पाइप्स, ये सारी कंपनीज है जो काफ़ी अच्छा इनका मार्केट शेयर है, जो लीडिंग प्लेयर्स है इस इंडस्ट्री में। तो हम देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री है, इसे जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस है यहाँ पे। अगर हम बात करें कि कहाँ कहाँ से जो कौन सी इंडस्ट्री से यहाँ पे डिमांड आती है तो मेजॉरिटी ऑफ द डिमांड कम्स फ्रॉम द इरिगेशन सेगमेंट। सो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो पाइप्स होते हैं वो लगभग 45 to 50% ऑफ द टोटल इंडस्ट्री फॉर्म करते हैं। उसके साथ साथ जो प्लम्बिंग होते हैं यानी कि जो हम घरों में यूज़ होते हैं, जो रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शंस या कमर्शियल कंस्ट्रक्शंस में यूज़ होते हैं, वो सारे पाइप्स जो प्लम्बिंग कैटेगरी में कैटेगराइज होते हैं वो 35 to 40% का उनका शेयर है इन द इंडस्ट्री। एंड सीवरेज पाइप्स है जो अनदर 10 to 15% कंट्रीब्यूट करते हैं। एंड देन देर आर सम अदर सेगमेंट्स जहाँ से कुछ माइनर रेवेन्यू आता है इस इंडस्ट्री में। सो अगर हम मटेरियल्स की बात करें सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जो PVC या UPVC जिसे टेक्निकली कहा जाता है वो 64 to 65% ऑफ द टोटल डिमांड, टोटल इंडस्ट्री का जो साइज है उसका 64 to 65% इस सेगमेंट से आता है। CPVC इज़ अ वेरी फास्ट गोइंग सेगमेंट, यहाँ पे भी 15 to 16% ऑफ द इंडस्ट्री का रेवेन्यू यहाँ से आता है। HDPE पाइप्स अगेन 14 to 15% ऑफ द इंडस्ट्री साइज एंड PPR पाइप्स अगेन 4 to 5% ऑफ द इंडस्ट्री। सो एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे समझते हैं कि ये PVC होता क्या है, ये कैसे बनता है एंड उससे CPVC कैसे बनता है। तो एक इम्पॉर्टेंट स्लाइड है, यहाँ पे हम समझेंगे कि ये PVC एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि हम काफ़ी बार सुनते हैं कि PVC पाइप, CPVC पाइप, तो ये एक्चुअली है क्या। अगर हम प्रोसेस देखें तो जो मेन मटेरियल्स देयर आर 2 की मटेरियल्स। वन इज द क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सॉल्ट का एक डेरिवेटिव है एंड देन देयर इज इथिलीन। इथिलीन जो है वो बनता है पेट्रोलियम गैस से। तो पेट्रोलियम गैस को पेट्रोलियम क्रैकर में एक अंडर प्रेशर उसे रखा जाता है एंड उस प्रोसेस के बाद वो इथिलीन बनता है। तो ये क्लोरीन एंड इथिलीन बनने के बाद एक EDC, इनका रिएक्शन करके एक EDC नामक मटेरियल बनता है। EDC इज अ इथिलीन डाइक्लोराइड। EDC के बनने के बाद उसको वापस ट्रीट किया जाता है अंडर प्रेशर एंड उसको डिहाइड्रेट
डिहाइड्रेट किया जाता है बाय हीटिंग इट, तो उससे VCM बनता है। सो VCM इज विनाइल क्लोराइड मोनोमर। सो मोनोमर क्या होता है एंड जो PVC है, जो पॉलीमर है, उसमें क्या डिफरेंस है, तो ये हम यहाँ राइट साइड में देख सकते। तो दीज आर अ चेन ऑफ मोनोमर। सो अगर एक सिंगल हम ये जो बॉक्स देख रहे हैं, तो दिस इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स, सो दिस इज अ मोनोमर। एंड ऐसे ही मल्टीपल एटम्स जब मल्टीपल ग्रुप्स जब एक साथ एक चेन फॉर्म करते हैं, सो दैट इज पॉलीमर। तो जैसे ही विनाइल क्लोराइड मोनोमर को आगे जब ट्रीट किया जाता है, तो उससे PVC बनता है, दैट इज यूज इन द प्लास्टिक पाइप इंडस्ट्री, या और भी कई सारे एप्लीकेशन है PVC के, तो उन सभी जगहों पे ये यूज़ होता है। एंड PVC से ही बनता है आगे जाके CPVC। सो PVC इज पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड CPVC इज क्लोरिनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड। जैसे ही हम देख सकते हैं कि PVC और CPVC में एडिशनल एक क्लोरीनेशन प्रोसेस का फ़र्क होता है कि जब PVC को वापस से क्लोरीनेशन प्रोसेस में डाला जाता है, तो उसके बाद बनता है CPVC। नाउ CPVC में जो क्लोरीन के एटम्स हो जाते हैं, जो ग्रुप ऑफ मोनोमर होता है, एक सिंगल मोनोमर, उसमें जो नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स हो जाते हैं वो बढ़ जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, एंड उससे ज़्यादा हीट रेजिस्टेंस मिल जाता है, एंड इवन ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाती है। एंड अगेन ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, एंड पूरे वर्ल्ड में देयर आर ओनली 4 to 5 कंपनीज जो इस CPVC मेकिंग प्रोसेस का पेटेंट होल्ड करती है। सो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, एंड इंडिया में भी जितने CPVC प्रोड्यूसर्स हैं, वो कहीं ना कहीं उनके साथ कोलैबोरेट करके ही वो टेक्नोलॉजी इंडिया में लाते हैं। सो ये डिफरेंस क्या है, PVC पाइप्स, CPVC पाइप्स, HDPE पाइप्स, PPR पाइप्स। सो अगर PVC पाइप्स की बात करें तो 64 to 65% ऑफ द इंडस्ट्री डिमांड्स कम ईयर, 25,400 का लगभग यहाँ पे इंडस्ट्री साइज देखने को मिलता है। जो एप्लीकेशंस है तो नॉर्मल इरीगेशन के लिए, कोल्ड वाटर प्लम्बिंग के लिए ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। अगर हम इनकी लाइफ देखें तो लगभग 20 से 25 साल की लाइफ होती इन पाइप्स की, एंड ये 60 to 70% का टेम्परेचर, 60 to 70 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ये पाइप्स बेयर कर सकते हैं। जो हमारे ट्रेडिशनल आयरन पाइप्स होते थे, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स जिन्हें कहा जाता था, और GI पाइप्स, तो GI पाइप्स के हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा चीपर है एंड काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है, क्योंकि इन बीइंग PVC तो इस पर करोजन का कोई इफेक्ट नहीं होता, तो एंटी करोजन होता है, केमिकल रेजिस्टेंट होता है PVC, तो एक बेटर ऑल्टरनेटिव एट ए चीपर कॉस्ट। इसी वजह से GI पाइप्स हैज़ बीन रिप्लेस्ड विद द PVC पाइप्स। CPVC is a very fast growing industry, so CPVC mostly hot water systems के लिए यूज़ होता है, एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन से भी ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं ये वाले पाइप्स। इनका जो लाइफ होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है, 30 to 35 ईयर्स का लाइफ यहाँ पे इन पाइप्स में देखने को मिलता है। जो टेम्परेचर है द की डिफरेंशियल, तो 90 to 100 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पे ये लोग ये CPVC पाइप्स वाटर कैरी कर सकते हैं। अगेन दिस इज़ कॉस्टलियर देन UPVC, बिकॉज जो रेजिन है वो ही कॉस्टलियर होता है, जो रॉ मटेरियली ऑब्वियसली कॉस्टलियर होने की वजह से पाइप्स भी कॉस्टलियर होते हैं। HDPE एंड PPR अगेन ये दो अगेन अलग सेगमेंट्स है। सो HDPE मोस्टली इज़ यूज्ड फॉर द अंडरग्राउंड ड्रेनेज, एंड जो PPR है उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ज़्यादा होता है, वो काफ़ी एक छोटा सेगमेंट है। एंड इसके साथ साथ बहुत सारे अलग अलग मटेरियल्स पे भी इंडस्ट्री में काम किया जा रहा है। सो देर आर मेनी न्यू अपकमिंग मटेरियल्स, लेकिन वो बहुत ही मतलब मिनिस्क्यूल स्केल पे है अभी तक के इस इंडस्ट्री में। सो हम ग्रोथ की बात करें तो UPVC पाइप्स जो है, तो उसकी इंडस्ट्रीज जो है वो लगभग 8 to 9% से आगे जाके ग्रो करेगी, ऐसे एक्सपेक्टेशंस है। एंड जो CPVC का सेगमेंट है वो 15 to 17% से ग्रो करने की बातें यहाँ पे हमें मार्केट में दिख रही है। सो अगेन इसी वजह से कुछ जो कंपनी CPVC में काम करती है उन्हें वैल्यूएशंस भी ज़्यादा मिलता है बिकॉज ऑफ हायर ग्रोथ पोटेंशियल्स। अगर हम CPVC की बात कर रहे हैं तो जैसे हमने ओवरऑल इंडस्ट्री में देखा 68% ऑर्गेनाइज सेगमेंट
में वो 80% ऑर्गेनाइज्ड है CPVC मार्केट। सो इसका मेन रीज़न ये है कि जब एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया गया था CPVC रेजिन के ऊपर 2019 में, चाइना से जो रेजिन इंपोर्ट हो रहे थे उस पर गवर्नमेंट ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दिया। उसके वजह से जो चीप एंड लो क्वालिटी का रॉ मटेरियल था वो इंडियन मार्केट्स में सप्लाई होना बंद हो गया, एंड उसके साथ साथ अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स भी काफ़ी ज़्यादा एग्जिट हो गए इस मार्केट से। एंड जो ऑर्गेनाइज सेगमेंट है उन्होंने काफ़ी अच्छा इस मार्केट को अपना होल्ड बना लिया है। सो अगर हम बात करें कि एंटी डंपिंग ड्यूटी जब लगी थी तो मोस्टली उसके पहले इंपोर्ट्स होते थे कोरिया, जापान, चाइना एंड यूरोप से। तो मेजर सप्लायर्स की अगर बात करें तो लुब्रिजॉल है जो यूएस की कंपनी है, सेक्यूसुई एंड कनेका कॉर्प आर फ्रॉम जापान एंड केमवन आर इज़ फ्रॉम फ्रांस। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगने के बाद इन सारी कंपनीज का रॉ मटेरियल इंडिया में आने लगा, एंड दीज आर वेरी गुड क्वालिटी मटेरियल्स। सो उस वजह से जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स है उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिला। सो अगर हम ये देखें कि जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा था, एक तो चाइना से सप्लाई जो आ रहा था वहाँ लगा था, एंड जो कोरिया से सप्लाई आ रहा था उस पर भी 5 साल का एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा है, एंड वो लगभग इंडिया का 32% इम्पोर्ट कंट्रीब्यूट करते थे। सो अभी इसके बाद जो एंटी डंपिंग ड्यूटी के बाद इनके जो चीप प्राइसेस है वो इंटरनेशनल मार्केट से मैच होने लग गए हैं। सो जो CPVC पाइप्स की वाली कंपनीज है, तो जैसे आशीर्वाद पाइप्स के पार्टनरशिप है लुब्रिजॉल के साथ। अगेन प्रिंस पाइप इज़ ऑल्सो पार्टनर्ड विथ लुब्रिजॉल। एंड अगर हम एस्ट्रल की बात करें तो एस्ट्रल इज़ वर्किंग विथ सेक्यूसुई। फिनोलेक्स के मल्टीपल सोर्सेज है। अपोलो पाइप्स इज़ टेकिंग CPVC फ्रॉम केमवन। सो सुप्रीम इंडस्ट्रीज, कनेका कॉर्पोरेशन। सो ऐसे सभी के मेजर सप्लायर्स CPVC के हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो CPVC रेजिन जो है वो अभी इंडिया में भी मैन्युफैक्चर होने लग गया है, एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन दिस इंडस्ट्री, बिकॉज जब CPVC इंडिया में बनने लग जाएगा तो जो एक्सपोर्ट डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन जो हो रहे थे वो भी कम हो जाएंगे। तो जो फॉरेक्स लॉस का जो झंझट होता है इन कंपनीज़ में, हमने देखा है प्लास्टिक पाइप कंपनीज़ में एवरीवेयर देयर इज़ आइदर अ फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस, तो वो एबनॉर्मेलिटी हट जाएगी इस इंडस्ट्री से। सो DCW लिमिटेड नाम से एक लिस्टेड कंपनी है जिन्होंने इंडिया में फर्स्ट CPVC प्लांट लगाया था, एंड उसकी उन्होंने आर्किमिया के साथ एक पार्टनरशिप करी, एंड उन्होंने 10,000 MTPA का मेट्रिक टन्स पर एनम का CPVC रेजिन एंड 12,000 का CPVC कंपाउंड का कैपेसिटी तमिलनाडु में सेटअप किया। एंड दिस कंपनी इज ऑल्सो ट्राइंग टू इंक्रीज इट्स कैपेसिटी टू अनदर 220,000 मेट्रिक टन्स पर एनम। उसके साथ एपिग्रल लिमिटेड है जो पहले मेघमनी फाइनकेम के नाम से जानी जाती थी। तो ये कंपनी ने भी अभी FY23 में अपना एक मेजर प्लांट सेटअप किया है 30,000 मेट्रिक टन्स की कैपेसिटी के साथ। ये इंडिया का करंटली सबसे बड़ा CPVC कैपेसिटी है, एंड उसके साथ साथ अनदर 45,000 मेट्रिक टन की कैपेसिटी ये कंपनी एक्सपांड कर रही है, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू कमीशन बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल ईयर। लुब्रिजॉल जो है हमने देखा एक मेजर प्लेयर है इन ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में। सो दे आर ट्राइंग टू डेवलप बिल्ड अ प्लांट ऑफ CPVC इन कोलैबोरेशन विद ग्रासिम इंडस्ट्रीज। सो ग्रासिम वुड प्रोवाइड एट द प्लेस ऑफ द फैक्ट्री, एंड जो भी ऑपरेशंस है जो वो सारा ऑपरेशनल वर्क वुड बी टेकन बीइंग वेट कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री, जो मशीन्स वगैरह यहाँ पे लानी है जो वो सारा काम लुब्रिजॉल करेगा। सो 1 लाख टन का प्लांट लगाने की ये लोग बात कर रहे हैं, एंड दिस कुड बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट CPVC प्लांट which Lubrizol is trying to set up in India. सो मूविंग ऑन टू PVC। सो इंडिया का जो PVC कंजम्पशन है वो वर्ल्ड एवरेज से तो काफ़ी कम है, सिर्फ 2.4 kg पर कैपिटा कंजम्पशन इंडिया में होता है। सो एक हेडरूम तो PVC के सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द डेवलप्ड इकोनॉमीज़। लेकिन PVC के जो प्राइसेस है वो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2021 ये जो PVC के प्राइसेस है वो अपने नॉर्मल एवरेज से ऑलमोस्ट डबल चले गए थे। सो हमने देखा कि आफ्टर कोविड
चाइना जो एक मेजर सप्लायर था पीवीसी रेजिन का, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शटडाउन्स आ गए। प्लस वेस्टर्न मार्केट्स में भी कहीं ना कहीं एक तो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन के वजह से भी प्रॉब्लम्स आई, एंड वहाँ पे भी कई सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई, खासकर अमेरिका में जहाँ पे बहुत मेजर फैक्ट्रीज है। तो मेजर सप्लाई अगर इंडस्ट्री से हट गया, उस वजह से जो डिमांड सप्लाई इनइक्वालिटी आ गई थी, वहाँ से इस पीवीसी के प्राइसेस शूट अप हो गए। उसके बाद लेकिन जैसे ये फैक्ट्रीज वगैरह ओपन होना चालू हो गया, व्हेन द कोविड पैंडमिक ईज्ड आउट, सब चीज़ें नॉर्मलाइज होने लग गई, तो पीवीसी के प्राइसेस भी करेक्ट होने लग गए, एंड अभी वो लगभग अपने मीडियन प्राइस रेंज पे आ चुके हैं। सो पीवीसी की कैपेसिटी इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा है, तो डोमेस्टिक कैपेसिटी इज़ 1.5 मिलियन टन। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज, केम्प्लास्ट सनमार्क, फिनोलेक्स, डीसीडब्ल्यू, डीसीएम श्रीराम, ऐसे कई सारे प्लेयर्स हैं जो पीवीसी बना रहे हैं इंडिया में। उसके साथ साथ 1.7 मिलियन मेट्रिक टन्स का जो कैपेसिटी जो इंपोर्ट होता है वो 1.7 मिलियन मेट्रिक टन्स का होता है। ताइवान, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, अगेन दीज आर द मेजर कंट्रीज जहाँ से हम इंडिया पीवीसी का रेजिन इंपोर्ट करती है। सो अगर हम देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में, तो इंडिया की हाफ ऑफ द कैपेसिटी इज़ विथ रिलायंस इंडस्ट्रीज़। और अगर हम ये देखें कि वो आगे कैसा कर रहे हैं, तो दे आर प्लानिंग टू ऐड अनदर 1.5 मिलियन टन्स ऑफ कैपेसिटी बाय 2026। सो अपनी कैपेसिटी को भी वो 3x कर रहे हैं, एंड इंडस्ट्री की भी कैपेसिटी जो है करंटली उससे ज़्यादा का तो उनका एक्सपांशन है। सो काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है डोमेस्टिक प्रोडक्शन की तरफ। तो केम्प्लास्ट सनमार है, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी है, उसके बाद डीसीडब्ल्यू लिमिटेड है, डीसीएम श्रीराम है, इन सभी कंपनीज की कैपेसिटीज़ है इंडिया में। लेकिन अगेन देर आर कपल ऑफ इंटरेस्टिंग नेम्स हियर। सो अदानी ग्रुप अपने मुंद्रा जो गुजरात में एक रीजन है, सो मुंद्रा में ये 2 मिलियन टन्स का पीवीसी कैपेसिटी ये लोग सेटअप करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। सो द वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन, एंड अभी तक की कोई गाइडेंस नहीं आई कि कब तक ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगेन यहाँ से भी इम्पोर्ट डिपेंडेंस जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा पूरा इंडस्ट्री का। एंड इंडियन ऑयल इज ऑल्सो वर्किंग ऑन बिल्डिंग अ पीवीसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन गुजरात। सो 4,000 करोड़ का केपेक्स करने की कंपनी ने बात करी है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे एस्ट्रल के बारे में। सो एस्ट्रल की एक ब्रीफ हिस्ट्री मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि 1996 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, और 99 में इन्होंने इंडिया का फर्स्ट सीपीवीसी पाइप लॉन्च किया था। सो 99 से ये लोग ऑपरेशंस में आ चुके हैं। 2004 में लीड फ्री पाइप्स इन्होंने यहाँ पे इंडिया में लॉन्च किए। 2007 में कंपनी का आईपीओ आया एंड इट वेंट पब्लिक। सो 2011 में कंपनी ने अधेसिव सेगमेंट्स में एंट्री ली। फिर 2011 में इन्होंने लुब्रिजॉल के साथ सीपीवीसी के लिए पार्टनरशिप भी करी। उसके पहले एक स्पेशलिटी केमिकल्स एलएलसी नाम से एक कंपनी थी जिसके साथ ये लोग कोलैबोरेटेड थे, एंड वो कंपनी इस एस्ट्रल में स्टिक शेयर होल्डर भी थी। लेकिन वो डील ख़त्म करके इन्होंने लुब्रिजॉल के साथ पार्टनरशिप करी। 2014 में सीलिट का बिजनेस एक्वायर किया यूके में, और रेजिनोवा जो इंडियन कंपनी थी उसको एक्वायर किया। सो अडेसिव्स पे भी काफ़ी फोकस रहा है, एंड साथ ही साथ पाइप्स पे भी काफ़ी फोकस रहा है कंपनी का। 2016 में इन्होंने एक मेजर स्टेप लिया, लुब्रिजॉल के साथ अपनी पार्टनरशिप तोड़ के दे टाइड अप विथ सेकिसुई, एंड करेंटली एस्ट्रल इज मैन्युफैक्चरिंग इन कोलैबोरेशन विथ सेकिसुई। सो 2018 में इन्होंने एचडीपी पाइप्स में एंट्री ले ली। 2020 एंड 2021 इन्होंने ब्रांड बिल्डिंग पे फोकस करना चालू कर दिया। 2016 से ही ये लोग आईपीएल को स्पॉन्सर करने लग गए थे। 2020 में दे ऑनबोर्डेड रणवीर सिंह, देन 2021 में दे ऑनबोर्डेड अल्लू अर्जुन। सो काफ़ी ज़्यादा ब्रांड बिल्डिंग पे ये एक फोकस रहा है। 2022 में कंपनी ने अपना बाथवेयर बिजनेस लॉन्च किया, एंड साथ ही साथ जेम पेंट्स नाम से एक कंपनी है जो पेंट इंडस्ट्री को केटर करती है, उसे भी एक्वायर किया।
सो एस्ट्रल का अगर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर देखें तो मेजॉरिटी बिजनेस है वो स्टैंड अलोन एस्ट्रल लिमिटेड के अंदर ही आता है, लेकिन देर आर सर्टन सब्सिडियरी। सो जेम पेंट्स का 51% सब्सिडियरी है, लेकिन ये एज ऑफ FY23 था। अगर हम करंट स्टेज देखें तो कंपनी ने रिसेंटली एक फाइलिंग करी है जिसके हिसाब से दे ओन 80% ऑफ द जेम पेंट्स। अगेन सीलिट नाम से जो इन्होंने एक्वायर किया था जिस कंपनी को, वो 95% का स्टेक है इनके पास। एंड सीलिट की एक होल्डी ओन सब्सिडियरी है जो USA में ऑपरेट करती है। एंड देन दे हैव अ JV विथ इन केनिया जहाँ पे उनका 50-50 JV है। सो अगर एक ब्रीफ ओवरव्यू देख लिया तो 96 में ये कंपनी इंकॉर्पोरेट हुई थी। मोर देन 8,000 एम्प्लॉयज़ यहाँ पे काम करते हैं एंड दे आर एक्सपोर्टिंग टू मोर देन 25 कंट्रीज़। सो 3 कंट्रीज़ में इनका मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस है। देर आर मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़। सो FY23 के अराउंड 2,90,000 टन्स की यहाँ पे इनकी पाइप और वाटर टैंक्स की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी। 1,01,000 की कैपेसिटी फॉर एडेसिव्स एंड सीलेंट एंड 36,000 टन की कैपेसिटी फॉर पेंट्स। एंड कंपनी के पास मोर देन लगभग ऑलमोस्ट 2,800 डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड मोर देन 1,93,000 डीलर्स के साथ ये लोग काम करते हैं। सो अगर बिजनेसेस की बात करें तो कौन सी कैटेगरीज है, तो देर आर पाइप्स, वाटर टैंक्स, एडेसिव्स एंड सीलेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड पाइप्स है, फॉसेट्स एंड सैनिटरी वेयर, पेंट्स एंड स्पेशलाइज्ड वॉल्व्स। तो ऐसे कई बहुत ज़्यादा डाइवर्स बिजनेस है यहाँ पे। सो एक कंपनी ने क्या किया है, फॉर रिपोर्टिंग पर्पस 2 सेगमेंट्स बना लिए है। वन इज़ द प्लम्बिंग सेगमेंट जहाँ पे पाइप्स, वाटर टैंक्स, फॉसेट, सैनिटरी वेयर, वॉल्व्स, ये सारी चीज़ें प्लम्बिंग सेगमेंट में आती है। एंड जो पेंट्स एंड एडेसिव्स है ये दोनों का एक सेपरेट सेगमेंट कर लिया है। सो अगर हम मिक्स देखें तो 73% ऑफ द रेवेन्यू इन FY23 केम फ्रॉम प्लम्बिंग डिवीजन एंड 27% केम फ्रॉम एडेसिव्स एंड पेंट्स। सो अगर हम देखें कि काफ़ी तेज़ी से एडेसिव्स का रेवेन्यू भी बढ़ते जा रहा है एंड इनफैक्ट ओवरऑल रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छे से बढ़ रहा है। सो अगर हम सेगमेंट मिक्स की बात करें, सो जो करेंटली प्लम्बिंग सेगमेंट है वो 73% फॉर्म कर रहा है कंपनी के रेवेन्यूज़ का। एंड मैनेजमेंट ने गाइड किया कि ये जो 73% है दैट कुड कम डाउन टू 60 to 65% बिकॉज पेंट्स एंड एडेसिव्स में भी वो लोग काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। एंड उन्हें लगता है कि जो पेंट्स एंड एडेसिव्स का ग्रोथ है इट कैन श्योरली आउट परफॉर्म द ग्रोथ ऑफ द प्लम्बिंग बिजनेस। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की कंपनी के जो वेरियस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है इन द प्लम्बिंग बिजनेस। इसके इन सभी फैसिलिटीज़ के साथ कंपनी ने रिसेंटली एक और फैसिलिटी ऐड करी है गुवाहाटी में। सो वो भी हम आगे देखेंगे। सो प्लम्बिंग जो बिज़नेस है उसके जो वॉल्यूम्स होते हैं, सो वॉल्यूम्स तो काफ़ी अच्छे से ग्रो हुए हैं। अगर हम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखें तो ड्यूरिंग कोविड पीरियड ग्रोथ स्लो हो चुकी थी। इसके मल्टीपल रीजंस है। एक तो डिमांड भी अंडर प्रेशर रहती है एंड इन्वेंट्री हमने देखा कि PVC प्राइसेस का जो अप ट्रेंड दिखा उस वजह से वॉल्यूम पे इम्पैक्ट आ गया। सो वैल्यू ग्रोथ तो हुई लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ उतनी नहीं हुई। लेकिन FY23 में जब वॉल्यूम्स जब रियलाइजेशन करेक्ट होने लगे, PVC के प्राइसेस करेक्ट हुए तो अगेन 19% का ग्रोथ कंपनी ने पुटअप किया था। एंड H1 FY24 में लगभग 30% का ग्रोथ यहाँ पे इस सेगमेंट के वॉल्यूम्स में हमें देखने को मिल रहा है ऑन अ कंपेरेटिव H1 बेसिस। सो रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो FY14 से लेकर FY23 तक के ये सेगमेंट का जो रेवेन्यू है वो ओवरऑल 15.5% के CAGR से ग्रो हुआ है। सो लास्ट 2-3 ईयर्स अगर हम देखें तो FY21 में 22%, देन 40% ऑलमोस्ट एंड देन अगेन 12% का रेवेन्यू ग्रोथ। सो काफ़ी अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी ने पुटअप किया इन रिसेंट टाइम्स ऑल्सो इन द प्लम्बिंग सेगमेंट। अगर हम EBIT की बात करें तो EBIT इज़ मोर वोलेटाइल विथ रिस्पेक्ट टू द PVC प्राइसेस। जो इन्वेंट्री गेन्स एंड लॉसेस होते हैं तो उस वजह से वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। सो FY21 में जो अप साइकिल आया तो वहाँ पे क्या हो गया कि इनको एबनॉर्मल गेन्स होने लग गए एंड FY23 में वो एबनॉर्मल लॉसेस में आ गया। तो थोड़ा सा ये डिविजन में EBIT मार्जिन वोलेटाइल रहता है। सो नेक्स्ट इज़ द अदर बिजनेसेस। तो बाथवेयर हो गया, इनके देर आर 3 मेजर बिजनेस। बाथवेयर, एस्ट्रल बाथवेयर हम देख सकते हैं। देन इनका जो
अडेसिव्स का बिजनेस है, सो दे आर ट्राइंग, पहले इनके पास काफ़ी ज़्यादा अलग अलग ब्रांड्स थे फॉर एवरी कैटेगरी ऑफ अडेसिव्स, बट अभी ये लोग बॉन्ड टाइट इस ब्रांड को प्रमोट करना चाह रहे हैं। एंड जेम पेंट्स, ये जो कंपनी इन्होंने एक्वायर करी, तो जेम पेंट्स का भी एक और ब्रांड है इनके पास। सो अडेसिव्स एंड सीलेंट्स की अगर हम जब बात कर रहे हैं तो कंपनी के पास यूके एंड यूएस में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जो मोर देन 31,000 टन्स की एमटी की इनकी यहाँ पे कैपेसिटी है। एंड इंडिया में देयर आर 3 कैपेसिटीज़, एक संतेज, एक अरानिया एंड एक उन्नाव में, ऐसे 3 इनकी अलग अलग कैपेसिटी है इन अडेसिव्स एंड सीलेंट्स। सो अगर हम इस सेगमेंट का रेवेन्यू देखें तो ये सेगमेंट का रेवेन्यू FY14 में सिर्फ 70 करोड़ था एंड अभी FY23 में 1391 करोड़। सो लगभग 40% के CAGR से ये सेगमेंट कंटिन्यूसली ग्रो हुआ है। एंड FY14 के बाद जब इन्होंने यूके का बिजनेस एक्वायर किया तो वहाँ पे एक एबनॉर्मल जंप देखने को मिला था। एंड अगेन FY22 में इन्होंने जेम पेंट्स को भी एक्वायर किया, तो आफ्टर FY22 तो वो भी एक यहाँ पे इम्पेटस मिल गया इस सेगमेंट को। सो अगर हम पेंट्स एंड अडेसिव सेगमेंट की मार्जिन्स की बात करें तो यहाँ पे भी वोलेटिलिटी दिख रही है। अभी अगर लास्ट 2 इयर्स की बात करें तो मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गए हैं, तो बिकॉज अगर हम पेंट्स सेगमेंट देखें या अडेसिव सेगमेंट्स देखें तो रॉ मटेरियल प्राइस इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो गया था कि पूरी इंडस्ट्री को अपने मार्जिन्स कम करने पड़े जस्ट टू मेंटेन देयर सेल्स वॉल्यूम। एंड कंपनी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अपने मार्जिन्स पे इम्पैक्ट ले रही है। हमने मार्केट लीडर्स को भी सेम पॉलिसी अडॉप्ट करते हुए देखा, तो दिस इज़ नथिंग एबनॉर्मल फ्रॉम एस्ट्रल साइड। सो अगर अपकमिंग फैसिलिटीज़ की बात करें तो दहेज में इनका एक अडेसिव्स का फैसिलिटी है। देन गुवाहाटी का मैंने आपको बताया कि 15,000 टन्स का इन्होंने रिसेंटली ये कमीशन किया है प्लांट। एंड हैदराबाद में भी इनके प्लांट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसके साथ साथ कंपनी ने अपनी एक रिसेंट फाइलिंग में बताया कि दे आर ऑल्सो स्टार्टिंग अप न्यू फैसिलिटी इन यूपी। सो 50,000 मेट्रिक टन की कैपेसिटी ये लोग ऐड कर रहे हैं ऑन द आउटसेट ऑफ द डिमांड दैट दे आर सीइंग इन द रीजन। सो यूपी में ये लोग वापस एक मेजर एंट्री लेना चाह रहे हैं। एंड कंपनी ये भी बता रही कि वो एग्जिस्टिंग जो फैसिलिटीज़ है उनको भी थोड़ा थोड़ा डी बॉटलनेकिंग एक्टिविटीज़ के साथ साथ उनकी कैपेसिटी भी एक्सपांड करते रहेगी इन द मीन टाइम। तो मूव ऑन टू द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो कंपनी का जो कंसोल रेवेन्यू है वो 19% से ग्रो हुआ है फ्रॉम FY14 टू FY23। तो काफ़ी कंसिस्टेंट ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है। कंपनी ने कई सालों में मोर देन 20% की भी ग्रोथ पुटअप करी है। FY23 में भी 17.4% का ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ रहा है। सो अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट देखें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हैज़ ओनली इम्प्रूव्ड। जैसे जैसे अडेसिव्स एंड सीलेंट्स का एंड पेंट्स का मिक्स बढ़ते जाएगा तो ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो सकते हैं, बिकॉज दीज आर हायर मार्जिन प्रोडक्ट एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल बिजनेस ऑफ प्लम्बिंग। सो मार्जिन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे कंपनी के एंड इम्प्रूव हो रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कंपनी के लिए। एबिडा की अगर हम बात करें तो एबिडा बेसिस पे जैसे इन्वेंट्री लॉसेस हुए हैं तो उस वजह से इम्पैक्ट आया है FY22 FY23 में। तो लगभग 16% का एबिडा आया था, लेकिन ये एबनॉर्मल वन टाइम लॉसेस है। कुछ फॉरेक्स लॉसेस भी हुए थे FY23 में। हमने देखा कि US डॉलर का प्राइस बढ़ गया था, तो उस वजह उसका भी एक्सचेंज डिफरेंशियल है वो भी इम्पैक्ट करता है, बिकॉज जो फॉरेन रेवेन्यूज़ है वो कंपनी एक्सपोर्ट से भी रेवेन्यू कमाती है, तो अगेन फ्लक्चुएशन लॉस भी कंपनी को बेयर करना पड़ता है। सो जो कंपनी का पैट है सो ओवरऑल लगभग 22% से ये पैट ग्रो हुआ है इन लास्ट 10 ईयर्स। अगेन जो मार्जिन हैं मोर देन 8-9% के मार्जिन हम यहाँ पे देख रहे हैं इन लास्ट 4 to 5 ईयर्स। सो काफ़ी अच्छा सिग्नल है कि मार्जिन्स में भी इम्प्रूवमेंट आ रही है एंड इसका एक मेजर रीज़न ये है कि जो पाइप्स का सेगमेंट है उसमें कंपनी ने डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी स्ट्रांगली इन्होंने टारगेट किया है। सो अगेन मार्जिन इम्प्रूवमेंट कैन बी कंटिन्यूड इन द कमिंग ईयर्स। अगर कंपनी अपने सीलेंट्स और एडेसिव सेगमेंट्स और पेंट सेगमेंट्स की जो प्लान्स पे जो वो लोग बातें कर रहे हैं तो अगर वो एग्जीक्यूशन में आ जाए तो यहाँ पे मार्जिन इम्प्रूवमेंट भी हो सकती है।
कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। अगर हम टोटल डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो वो भी 0.03 टाइम्स ही है। सो नेट डेट में तो कंपनी नेट डेट फ्री है एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी काफ़ी हाई है कंपनी का। सो रिटर्न रेशियोज़ की बात करें तो रिटर्न रेशियोज़ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जो आरओईज़ हम देख सकते हैं कि मोर देन 20% के आरओईज़ भी कंपनी ने FY21-22 में पुटअप किए। FY23 में अगेन वापस से आरओईज़ डिक्लाइन हुए टू नॉर्थ ऑफ 18%। सो 18-19% के आरओईज़ तो ये कंपनी कंसिस्टेंटली जनरेट कर ही रही है। सो इसको ही अगर हम देखें कि आरओईज़ कैसे इम्पैक्ट हो रहे हैं तो एक डू पॉइंट एनालिसिस यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंटेड है। व्हाट डज डुपॉन्ट से? सो डुपॉन्ट के हिसाब से, डुपॉन्ट मॉडल के हिसाब से आरओई इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैट मार्जिन, सेल्स टू एसेट टोटल एसेट टर्नओवर एंड एसेट टू इक्विटीज़। सो हम देख सकते हैं कि जैसे ही पैट मार्जिन ऊपर जाते हैं कंपनी के आरओईज़ भी उसी के साथ साथ ऊपर जा रहे हैं। एंड अगेन कंपनी ने अपने आप को डीलिवरेज करना चालू कर दिया। कंपनी ने डेट काफ़ी ज़्यादा पे ऑफ कर दी, तो जो कंपनी का एसेट टू इक्विटी है वो डिक्लाइन हुआ है। एंड सेल्स टू टोटल एसेट में भी अगर हम देखें तो थोड़ा सा डिक्लाइन यहाँ पे देखने को मिला है, बिकॉज कंपनी अभी काफ़ी ज़्यादा किपिक्स कर रही है एंड रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो थोड़े लैग के बाद आती है। जैसे जैसे वो फैसिलिटी मैच्योर होती है तो वो एसेट सेल्स टू एसेट टर्नओवर वो इम्प्रूव होते जाएगा आगे जाकर। सो दैट इज़ ऑल्सो ट्रिगर फॉर आरओई एक्सपेंशन। अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो जो एक्सपोर्ट्स है कंपनी लगभग FY14 में सिर्फ 2.2% का एक्सपोर्ट कर रही थी। वहाँ पे कंपनी ने एक्सपोर्ट्स चालू किया एंड उसके बाद से ऑलमोस्ट 8-9% ऑफ द रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। तो एक्सपोर्ट का जो कंट्रीब्यूशन है FY23 में 7.5% ऑफ द टोटल रेवेन्यू रहा है। FY23 में थोड़ा सा इम्पैक्ट आया था कंपनी को एक्सपोर्ट साइड पे कि एक मार्जिनल डिक्लाइन देखने को मिला इन द एक्सपोर्ट रेवेन्यूज़। ब्रांड बिल्डिंग की बात कर रहे थे हम कि कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा ब्रांड बिल्डिंग पे फोकस किया है। दे हैव पार्टनर्ड विद मेजर IPL टीम्स। 4 टीम को ये लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं एंड देन दे हैव 2 मेजर फिल्म एक्टर्स ऑन बोर्ड फॉर देयर एज देयर ब्रांड एम्बेसडर। तो हम देख सकते हैं कि मोर देन 3% का ये लोग जो सेल्स है उसका मोर देन 3% सिर्फ एडवर्टीजमेंट में ये लोग पुटअप कर रहे हैं एंड काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग देयर ब्रांड एंड दिस इज़ ऑल्सो हेल्पिंग इन क्रिएटिंग रेवेन्यू। सो हम देख सकते हैं कि कंपनी स्ट्रांगली अपना ब्रांड बिल्डिंग पे फोकस किया एंड दे हैव ऑल्सो आउट परफॉर्म द इंडस्ट्री। सो अगर हम पीयर टू पीयर कंपैरिजन की बात करें तो जो सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ है वॉल्यूम टर्म्स में तो ये मार्केट लीडर ही है। दिस इज़ जस्ट देयर पाइप्स वॉल्यूम। इसके साथ साथ उनके कई सारे और भी सेगमेंट्स हैं जहाँ पे ये लोग काम कर रहे हैं। तो सिर्फ पाइप के लाइक टू लाइक कंपैरिजन के लिए सिर्फ पाइप सेगमेंट की अगर हम बात करें तो सुप्रीम के जो रेवेन्यू हैं वो जो वॉल्यूम्स है वो 3,75,000 टन्स के थे। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ के मोर देन 3 लाख टन्स था। जो एस्ट्रल है उनका 1,77,628 टन्स का वॉल्यूम उन्होंने सेल किया FY23 में एंड प्रिंस पाइप्स लगभग 1,60,000 टन्स के आसपास इनके यहाँ पे वॉल्यूम्स थे। सो हम देख सकते हैं एक जनरल ट्रेंड है कि एस्ट्रल का जो वॉल्यूम है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू द अदर 2 प्लेयर्स। लेकिन अगर हम रियलाइजेशन की बात करें, जो एवरेज सेलिंग प्राइस है, तो डिस्पाइट लोअर वॉल्यूम्स उनका जो रेवेन्यू है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है ऑन एन एवरेज बेसिस। सो एस्ट्रल इज़ जनरेटिंग 212 रुपीज़ पर kg सोल्ड। सो यहाँ पे जो आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे हम देख रहे हैं तो उसका मेजर रीज़न इज़ एस्ट्रल इज़ वेरी डोमिनेंट इन द वेरी फास्ट ग्रोइंग CPVC मार्केट। तो उस वजह से इनका रियलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर इबिट की बात करें कि प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, तो जैसे रियलाइजेशन ज़्यादा होता है तो अगेन प्रॉफिटेबिलिटी होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा है। सो एस्ट्रल इज जनरेटिंग 29 रुपीज़ का इबिट पर kg। वहीं पे सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ 18 रुपीज़, प्रिंस पाइप्स 11 रुपीज़ एंड फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज 5 रुपीज़ पे। हमने देखा FY21-22 के हिसाब से ये नंबर्स ऑन अ लोअर साइड है बिकॉज ऑफ द इन्वेंट्री लॉसेज दैट दे हैव टू फेस ड्यूरिंग FY23।
अगर कैपेसिटी की बात करें तो सुप्रीम के पास ऑलमोस्ट 6 लाख टन्स की कैपेसिटी है, फिनोलेक्स के पास 4 लाख टन्स की कैपेसिटी है, एस्ट्रल के पास 2,90,000 टन्स, प्रिंस पाइप्स के पास 3,22,000 टन्स। तो कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है इन सब के पास। तो यहाँ पे होता कैसा है कि यू हैव टू टारगेट मल्टीपल जोग्राफीज़। तो उस वजह से एक कैपेसिटी को फुल्ली यूटिलाइज करके उसका मटेरियल वहाँ प्रोड्यूस करके दूसरी जोग्राफी में ले जाओ। सपोज वेस्ट में आप प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड उसको नॉर्थ ईस्ट में लेके जाना है, तो जो फ्रेट कॉस्ट है दैट इज़ वेरी हाई। तो उसलिए कंपनी क्या करती है कि नॉर्थ ईस्ट में अगर आपको सप्लाई करना है तो नॉर्थ ईस्ट में जाके एक प्लांट ओपन कर लो। तो वहाँ पे इस वजह से जो नंबर ऑफ प्लांट्स है वो ज़्यादा है, कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन जो यूटिलाइजेशन लेवल्स है दे आर अराउंड अबाउट 60-65%। तो वहाँ पे उस लेवल के यूटिलाइजेशन यहाँ पे देखने को मिलते हैं इंडस्ट्री में। नंबर ऑफ SKUs की बात करें कि कितने अलग अलग टाइप ऑफ स्टॉक कीपिंग यूनिट्स हैं इनके पास, तो सुप्रीम के पास 10,000 से भी ज़्यादा अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स है। प्रिंस पाइप्स एंड एस्ट्रल के पास लगभग 7,000 टाइप के प्रोडक्ट्स है। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ के पास सिर्फ 2,200 के करीब प्रोडक्ट्स है SKUs। जो डिस्ट्रीब्यूशन है, सो हमने देखा प्रिंस और एस्ट्रल का जो वॉल्यूम है ऑलमोस्ट सिमिलर था, लेकिन प्रिंस पाइप्स के जो नंबर ऑफ चैनल पार्टनर्स है वो दे आर ऑलमोस्ट डबल देन दैट ऑफ एस्ट्रल। तो यहाँ पे एस्ट्रल के सिर्फ 850 डिस्ट्रीब्यूटर्स या चैनल पार्टनर्स है एंड प्रिंस पाइप्स के 1,500 है। सो ये जो डिफरेंस है कि हमें पता था कि इनके जो चैनल पार्टनर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट करते हैं एज़ कम्पेयर टू द CPs ऑफ प्रिंस पाइप्स। ब्रांड बिल्डिंग पे हमने बात करी कि एस्ट्रल तो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है, एंड अगर हम इंडस्ट्री में भी कंपेयर करें तो एब्सोल्यूट टर्म्स में भी एंड एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू एस्ट्रल इज़ ऑलमोस्ट अहेड, इज़ ऑलवेज अहेड इन टर्म्स ऑफ ब्रांड बिल्डिंग एक्सपेंडिचर। तो A&P स्पेंड्स पे ये कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ एंड सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ ने काफ़ी स्पेंडिंग किया है FY23 में, बट फिर भी एस्ट्रल इज़ मोर एग्रेसिव ऑन द ब्रांड बिल्डिंग फ्रंटियर। सो पाइप सेगमेंट की अगर हम EBIT मार्जिन्स देखें तो मार्जिन्स फ्रंट पे भी एस्ट्रल ऑन अ हायर साइड पे है, मोर देन 13 ऑलमोस्ट 14% के यहाँ पे उनके FY23 में EBIT मार्जिन रहे इन द प्लम्बिंग सेगमेंट। लेट्स मूव ऑन टू द कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की मैनेजमेंट कैसा है। सो मिस्टर संदीप इंजीनियर ये फाउंडर है एस्ट्रल लिमिटेड के। ये करेंटली इस कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर भी है, एंड उनके दोनों बेटे कायरव इंजीनियर एंड सौम्य इंजीनियर। सो ये दोनों भी इस बिज़नेस में अभी से ही इन्वॉल्व हो चुके हैं। सो कायरव इज़ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर एस्ट्रल लिमिटेड एंड ही लुक्स आफ्टर पाइप्स, बाथवेयर एंड वाटर टैंक। सो जो मोस्टली प्लम्बिंग सेगमेंट है उसको कायरव केटर कर रहे हैं, एंड जो सौम्य है सो ही इज़ लुकिंग आफ्टर द अडेसिव्स एंड सीलेंट्स, द पेंट्स बिजनेस एंड द कंस्ट्रक्शन केमिकल्स। सो वो जो सेकेंड सेगमेंट है दैट इज़ बीन लुक्ड आफ्टर बाय सौम्य। सो मिस्टर संदीप इंजीनियर की भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो उन्होंने पहले अपना वो एक तो फर्स्ट जनरेशन प्रमोटर है। सो उन्होंने एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर एक फार्मा कंपनी में काम किया। उसके बाद उन्होंने 8 साल एक API मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रन करी, लेकिन वो जब उन्हें वहाँ पे उतनी सक्सेस नहीं मिली, सो इन 1996 ही शिफ्टेड टूवर्ड्स द पॉलीमर बिजनेस। उन्होंने पॉलीमर बीइंग अ इंजीनियर, वो केमिकल इंजीनियर है वो, एंड उसके हिसाब से उनको पॉलीमर की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रही है। तो उस वजह से उन्होंने पॉलीमर बिजनेस में एंट्री लेने का डिसीजन लिया 96 में, एंड 99 में उन्होंने इंडिया का फर्स्ट CPVC प्लांट लगाया। सो अगर हम बात करें कि शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, तो प्रमोटर्स जो है उन्होंने सितंबर 22 वाला जो क्वार्टर है वहाँ पे माइनर स्टेक इंक्रीज़ किया है यहाँ पे। तो लेकिन कंसिस्टेंटली ये लोग होल्ड कर रहे हैं, एंड देयर इज़ अ डिसेंट अमाउंट ऑफ स्किन इन द गेम। सो 56% लगभग स्टेक है प्रमोटर्स का, विच इज़ वेरी हेल्दी। DIs and FIs are also very much invested in this company. So लगभग 16% each they are holding, FISB and DISB, and rest 12-13% is with other retail public.
अगर हम इनके स्टॉक प्राइस की बात करें तो देर आर मेजर अपसाइड्स जो यहाँ पे देखने को मिली थी स्टॉक प्राइसेस में। सेल्स ग्रोथ जब एक 40% से ज़्यादा हो गया था ड्यूरिंग 2012 टू 2014 वाला पीरियड, या FY10 से लेके FY14 एक्चुअली देखा जाए तो कंसिस्टेंटली मोर देन 40% का ग्रोथ रेवेन्यू में कंपनी ने दिया। तो इस वजह से जो 15-16 रुपये का शेयर था वो ऑलमोस्ट 10x हो गया था। तो काफ़ी ज़्यादा जंप वहाँ पे आया। उसके बाद 2018 के अराउंड जो कंपनी के मार्जिन्स होते थे 11% पे के आसपास, वो इम्प्रूव होके 15% पे आ गए। तो मार्जिन एक्सपांशन की वजह से भी स्टॉक प्राइस में एक री रेटिंग देखने को मिली। एंड देन आफ्टर कोविड, तो कोविड के बाद तो हमने देखा है कि इन मार्केट ने ही कैसा ग्रो किया है। एंड लीडिंग कंपनीज जो उन्होंने अभी एस्ट्रल ने उस पीरियड में मोर देन 25% का रेवेन्यू ग्रोथ दिया है, तो वहाँ पे भी एक अपवर्ड्स रैली आई। तो कुछ डाउन साइकिल्स हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो दीज वर बिकॉज ऑफ द इन्वेंट्री लॉसेस। तो कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेंट्री लॉसेस लिए बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल सिनेरियो। तो उस वजह से सारे पाइप्स के स्टॉक्स में भी इम्पैक्ट आया था आफ्टर द रिजल्ट्स। अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें, 2014-15 के अराउंड कंपनी ने अपने मीडियन लेवल्स को फर्स्ट टाइम टच किया था। एंड उसके बाद से ये स्टॉक हमेशा से हायर पी स्टॉक ही रहा है। अगर हम अब ये देखें कि 10 इयर्स में लगभग 64-65 का पी का एवरेज रहा है, मीडियन रहा है एक्चुअली। एंड अभी करेंटली लगभग 100 के पी पे ये कंपनी ट्रेड करती है। अभी इतनी अच्छी कंपनी, इतनी अच्छी ग्रोथ है, जो पोटेंशियल से, जो डाइवर्सिफिकेशन है, सभी अच्छे फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में, बीट पेंट्स, अडेसिव्स और बीट द प्राइमरी प्लम्बिंग बिजनेस, तो ये सभी अच्छा बिजनेस है, अच्छा गवर्नेंस है। तो ऐसा क्या है कि हमें एज एन इन्वेस्टर वी शुड बी कॉशियस अबाउट। सबसे पहले एंड जो सबसे मेजर रिस्क है किसी भी प्लास्टिक पाइपिंग कंपनी के लिए, तो वो है रॉ मटेरियल प्राइसेस। रॉ मटेरियल की जो प्राइसेस है वो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है। हमने PVC के प्राइसेस देखे तो वो काफ़ी इम्पैक्ट करते हैं इनके परफॉर्मेंस पे। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि जो कंपटीशन है बहुत ज़्यादा है। द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन दिस इंडस्ट्री आर एक्सट्रीमली ह्यूज। मतलब मार्केट लीडर होने के बावजूद भी सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ का सिर्फ 12% का शेयर है, तो वो भी एक कंसर्न यहाँ पे दिखाई देता है। अगेन ये जो इंडस्ट्रीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होती है ऑन एग्रीकल्चर, ऑन रियल इस्टेट, ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज ये कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ हो जाती है फॉर प्लास्टिक सेक्टर के लिए, तो प्लास्टिक पाइप सेक्टर के लिए। अगर मानसून ख़राब होते हैं तो मे बी एग्री डिमांड से इरिगेशन जो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इंडस्ट्री है, तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा नहीं कर पाता है तो अगेन वहाँ से डिमांड अफेक्ट हो जाती है। अगेन रियल इस्टेट साइकिल्स होते हैं, रियल इस्टेट इज़ अ वेरी साइक्लिकल बिजनेस, तो उसके साइकिल्स भी अफेक्ट करते हैं कि डिमांड कैसा होगा। तो स्लगिश इकोनॉमी अगर होती है तो अगेन इस कंपनी के लिए भी रिस्क रहेगा। देन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हमने बात की कि जो यूटिलाइजेशन लेवल्स है वो ऑन अ लोअर साइड है, तो उस वजह से क्या होता है कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है, जो डिप्रिसिएशन है, तो वो कंपनी को ऑपरेटिंग लिवरेज में नेगेटिव एस्पेक्ट पर ले जा सकता है अगर जो यूटिलाइजेशन से वो और भी गिर जाए तो। अगेन हमने देखा कि कंपनी ने जेम पेंट्स की बात करी कि उन्होंने जेम पेंट्स को एक्वायर किया। इन वन ऑफ द इंटरव्यूज उन्होंने बताया कि जो मिस्टर इंजीनियर है, मिस्टर संदीप इंजीनियर है, उनके फादर ही वॉज अ पेंट ट्रेडर एंड ही ऑलवेज वांटेड कि एस्ट्रल के अंडर एक पेंट बिजनेस भी आ जाए। अभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ हैविंग अ बिजनेस कंपनी ने डाइवर्सिफाई तो कर लिया, बट इट इज़ मतलब बिग पिक्चर में वो अगर हार्म करे ओवरऑल परफॉर्मेंस को कंपनी को, तो कंपनी के, तो दैट कुड बी अ बिग रिस्क फॉर द कंपनी। एंड उसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि अभी जो मैनेजमेंट टीम है वो तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सेकेंड लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी हमने देखा, वो भी प्रोफेशनल्स हैं वहाँ पे, तो उस वजह से मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा, एग्जीक्यूशन बहुत ही टॉप क्लास का एग्जीक्यूशन है इनका। एंड जो प्रोडक्ट क्वालिटी वगैरह वो बहुत अच्छा है। लेकिन इट सीम्स दैट देयर कुड बी टू मैनी थिंग्स ऑन द टेबल एट द सेम टाइम, बिकॉज बाथवेयर में इन्होंने एंट्री ले ली, देन उन्होंने पेंट्स में एंट्री ले ली, एडेसिव्स एंड सीलेंट्स तो काफ़ी टाइम से इन्होंने कर लिया है।
तो एक साथ अभी 2-3 नए बिजनेस, 2-3 नए वर्टिकल्स में आ जाना एकदम से, सो मैनेजमेंट ऑफ टाइम, क्योंकि सीनियर पर्सनल का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर सच कंपनीज। तो इस वजह से एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी देखने को रहेगा कि हाउ दे आर मैनेजिंग ऑल द बिजनेसेस। सो अगर वो अच्छा एग्जीक्यूशन वहाँ पे दिखाते हैं, सो दैट वुड बी अ वेरी गुड साइन फॉर द कंपनी। लेकिन वहीं अगर ये बहुत सारी चीज़ें करने में सब कुछ खराब हो जाए तो वो एक रिस्क हो सकता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द एस्ट्रल लिमिटेड के फाइनेंशियल्स, उनके पूरा डिटेल एनालिसिस हमने यहाँ पे इस वीडियो में कवर किया। ऐसे ही और डिटेल एनालिसिस के लिए यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी के साथ बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।